सरकार यदि ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहे तो सब कुछ दे सकती है, लेकिन उनसे दिला रही है जो हमें देना नहीं चाहते। कौन है वो? वो इनके तथाकथित जो अधिकारी हैं और जो तथाकथित जो साइंटिस्ट कब्जा करके बैठे हैं वो लोग हैं। कृषि मंत्री से किसान का कोई भला होगा ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल जो है वो 1000 रुपये लीटर हो जाए। हर किसान को गाय, देसी गाय के पालने पे इनको अनुदान देना चाहिए, लालच देना चाहिए किसान। सबसे बड़ा जो मजाक है वो ये कि किसान को ज्ञान वो दे रहे हैं जो कभी किसान रहे नहीं, कभी किसान रहे ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आप देखिए, आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूं वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पर सबसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक ही नारा है देश में, जय जवान जय किसान। और ये वही किसान है, समृद्ध किसान। समृद्ध क्यों बोल रही हूं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगी। अब हमारे द फैक्ट इंडिया ने एक थोड़ा सा एजेंडा चला दिया, एक मुहिम ली है अपने कंधों पर। वो मुहिम ये है कि हमारे राज्य में किसान जो सफर कर रहा है, किसान जो देख रहा है। सर जी मुझे कह भी रहे थे, कैमरे के पीछे हमारी आधे घंटे तक बात हुई, सर जी मुझे बोल भी रहे थे कि आज के किसान को सरकार की तरफ से दान नहीं चाहिए बल्कि ज्ञान चाहिए। उसी ज्ञान से किसान का भला हो सकेगा। और यकीन मानिए, जिस प्रदेश के अंदर किसान सबसे ज्यादा कमाता है, किसान फॉर्च्यूनर में घूमता है, वो प्रदेश बहुत आगे जाता है। सर जी अभी आ रहे थे अपने गांव से, तो जब वो आ रहे थे मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी। कल से हमारी चर्चा चल रही है कि सर जी आएंगे, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसानों के बारे में। इस बार कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ किसान। तो सर से वार्तालाप हो रही थी। सर का 7:30 बजे सुबह सुबह फोन आया। सर जी ने कहा कि हम निकल गए हैं, आपके पास 2 घंटे में आ जाएंगे, बस से आ रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि बस से आ रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद सर के पास गाड़ी नहीं होगी, और शायद किसान को सोच के ये लगता है कि शायद वो कहाँ गाड़ी में घूमता होगा। हमारी तो छवि ये बनती है, यहाँ पर एक गमछा बांधे हुए, एक हाथ में क्या बोलते हैं सर उसको, लाठी। हाँ, लाठी लिए हुए, और धोती में एक किसान जो गरीब किसान है। ये सोच है सब लोगों की। जब इमेजिन करता है किसान का चेहरा कैसा होगा तो वो यही इमेजिन करता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद सर बुजुर्ग हैं और शायद इतना होगा नहीं, गाड़ी वाड़ी होगी नहीं, तो सर जी बस से सफर करके आ रहे। सर जी बस से सफर करके 2 घंटे में यहाँ पर पहुंचे, मेट्रो से यहाँ श्यामनगर पहुंचे, और फिर उसके बाद मुझे कॉल करके पूछते हैं, बेटा हम आ गए हैं, क्या करें? मैंने कहा सर जी आपको उबर यूज करना आता है, आपको कैब यूज करना आता है? सर ने कहा मुझे ऑनलाइन आता नहीं है बेटा। मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई, आपको पैदल चल के आना पड़ेगा, इतनी धूप तेज है, आज जानते हैं आप टेम्परेचर कितना हाई है। उस टेम्परेचर में ये हमारे प्रदेश का किसान चलकर वहां से यहाँ तक आ गए और मुझे कहते हैं अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम कूल, बिल्कुल ठंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होता है किसान जिसको दिक्कत नहीं होती और हम जैसे मर रहे होते हैं धूप के अंदर। अब ये यहाँ पर पहुंचे, जब ये पहुंचे मैंने इनसे पूछा सर आपके पास गाड़ी नहीं होगी ना, इसीलिए आप बस से आए? सर ने क्या कहा जानते हैं? सर ने कहा कि गाड़ियां तो खूब है बेटा, दिक्कत यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि गाड़ी इस्तेमाल नहीं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बस से सफर कीजिए या फिर ई रिक्शा से सफर कीजिए। और सर जी बस से इसलिए सफर करके आए, अपने आप को थकाया, अपने आप को तकलीफ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है। ये होता है देश का किसान जो इतना सुनता है, और यही देश का किसान आज रोता हुआ नजर आता है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सर मेरे साथ हैं, मैं तो बहुत बोल रही हूँ। अब कान सिंह जी को सुनिएगा जो समृद्ध किसान है। क्या होता है समृद्ध किसान? वो समृद्ध किसान जिसके पास सब कुछ होता है, जो अच्छे से खेती करना जानता है। सर पता है क्या बोले? सर बोले बेटा मैं अनपढ़ हूं, और इनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगा कि ये अनपढ़ है। गजब करेंगे। और सुनिए, आज राज्य का, देश का हर किसान ये वीडियो इसलिए देखेगा। मैंने जीवन में किसी वीडियो पे आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है, इस पर इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि किसान की वीडियो है, हमें देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि आज हमारे किसान को किस चीज की जरूरत है। हम भी यही काम कर रहे हैं। राम राम सर जी। राम राम सर। सर जी मैं तो बहुत बोल रही हूँ, अब आप थोड़ा सा बोलिएगा। आप जैसी बेटियों पे हम किसानों को गर्व है और आपने जो मिशन चलाया है उसके लिए मैं भगवान से, गौ माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करें। आपने बात की थी गर्मी की, मैं अभी मेरे खेत में मैं निनाण कर रहा हूँ। निनाण मतलब? निराई गुड़ाई। अच्छा। और कल का टेम्परेचर मेरे यहाँ 45-47 का था। 12 बजे तक मुझे जैसे कश्मीर के आदमी के यहाँ बर्फ नहीं पड़े
तो वो आनंद की अनुभूति नहीं करता। और हमारे यहाँ आदमी जब धरती और आकाश दोनों नहीं तपे, अपने यौवन पे नहीं हो, तो किसान को आनंद ही नहीं आता। मैं 12 बजे तक कसिया चलाता हूँ इस धूप में, नीचे से धरती आग उगलती है, ऊपर से आसमान अपने यौवन पे होता है, मुझे बड़ा आनंद आता है। कोई पूछे कि धरती पे तुम्हें सबसे बढ़िया आनंद कब आता है? जब मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ हो और एक लू का थपेड़ा आए। उस आनंद की अनुभूति को आप महसूस नहीं कर सकते, भोग सकते हैं, और भोगने के बाद जो आनंद आता है उसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो मैं उस आनंद का आदी हूँ। ये बाकी की सुविधाओं से तो हमारे देश में, दुनिया में ये इजी वाला तरीका अपना करके ही हमें नपुंसक बना दिया गया है। इजी अच्छा नहीं है, अच्छा जो है वो अलग है। हमारे ऋषियों ने जितने शोध किए वो अच्छे के लिए किए, आधुनिक विज्ञान ने जितने शोध किए वो इजी के लिए किए, और दुर्भाग्य से इस इजी को हमने अच्छा मान लिया है। यही हमारा पतन है। इसलिए खेती तो तपस्या है, साधना है, आनंद है, और वो आनंद की अनुभूति उसको भोगने से आएगी, उसमें डूबने से आएगी। वो मैं डूबता हूँ। मैं तथाकथित किसान नहीं हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, और खेत किसान में उसको मानता हूँ जिसको 3 बातें आती हैं। ध्यान से सुनिएगा। जल, पानी, नीर तीनों एक हैं, पर्यायवाची शब्द है। वैसे धरती, गाय और प्रकृति तीनों एक हैं, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों सजीव हैं, और तीनों की अपनी भाषा है। जिस किसान को इन तीनों से बात करना नहीं आता वो किसान हो ही नहीं सकता। धरती की पीड़ा नहीं समझे, धरती की बात नहीं समझे, वो किस बात का किसान है? गाय के दुख दर्द को नहीं समझे, वो किस बात का किसान है? नेचर को नहीं समझे, प्रकृति से बात करना नहीं चाहे, पेड़ पौधों की तकलीफ को नहीं समझे, तो किस बात का किसान है? तीनों की भाषा मुझे आती है, तीनों से बात करना मुझे आता है, और मैं बहुत आनंद से होता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग मेरे से श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस सृष्टि में मेरे से श्रेष्ठ में जीवन किसी का नहीं मानता, क्योंकि स्वर्ग की 4 निशानी इस संस्कृति में बताई गई है। ताजा मक्खन जिसके घर में हो, ताजा मक्खन का अर्थ होता है घर में गाय हो। गाय सृष्टि की रचयिता है और जगत जननी है। गाय के बिना इस जीवन की कल्पना करना ही जो है बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो गाय विज्ञान है, गाय धर्म का सार है। तो ताजा मक्खन उसके घर में होता है जिसके घर में गाय हो। पुराना धन, आयुर्वेद कहता है कि इस साल का अनाज इस साल मत खाओ, पिछले साल का अनाज इस साल खाओ। वो तब खा सकता है जब कर्मयोगी और आप कर्मठ हो, तब आपके घर में पुराना अनाज मिलेगा। नहीं तो थैली रोज लाते हैं, 7वें दिन फाड़ के दूसरी ले आते हैं। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत के गांव का आदमी आज भी गरीब से गरीब आदमी 1 साल का अनाज स्टॉक करने की कोशिश करता है। ये हमारी पद्धति है। तीसरा, सुनार, कहना मानने वाली पत्नी। अब एक चूड़ी पहनने वाली तो कहना मानना मुश्किल है। पूरे चूड़े से श्रृंगार औरत का जो है ये सुहाग नहीं है, ये विज्ञान है। तो वो कहना मानने वाली औरत, चढ़ने को घुड़सवार, ये 4 चीजें जिसके पास होती है वो धरती पे स्वर्ग में रहता है। अरे 4 चीजें ईश्वर ने मुझे जी खोल के दी है। राजस्थान की टॉप नस्ल के घोड़े पालता हूँ, गाय मेरे पास में, बैल है, ऊंट है, और नंदी सांड है, और भेड़ बकरियां हैं। सब तरह के जीवों का पलवित और पोषित करे वो किसान है। पर सर सुनिए ना, ये तो आपके पास है ना, कई लोगों के पास नहीं है। आपने मुझे अभी कैमरे के पीछे एक बात बोली थी कि दान नहीं ज्ञान की जरूरत है। आज राजस्थान के किसान को किस चीज की जरूरत है और क्या सरकार नहीं दे पा रही है, मुझे आपसे जानना। सरकार यदि ईमानदारी से प्रयत्न करना चाहे तो सब कुछ दे सकती है, लेकिन उनसे दिला रही है जो हमें देना नहीं चाहते। कौन है वो? वो इनके तथाकथित जो अधिकारी हैं, और जो तथाकथित जो साइंटिस्ट कब्जा करके बैठे हैं वो लोग हैं। तो वो हमें नहीं देना चाहते, वो अपने तक ही सीमित रख करके, और अपना सिस्टम जो है, बहुत क्लियर कर रहा हूं आपके माध्यम से, कि सरकारें बदलती है, अंदर के कागज वही रहते हैं, भाषा वही रहती है, और उनको क्रियान्वित करने वाले लोग आज भी वही कर्मचारी जो पिछली मेरे शहर में जो पहले राज में बैठे थे वही बैठे हैं। वो कहीं जाति और कहीं धर्म के नाम से खेल रहे हैं, कभी पंथों के नाम से खेल रहे हैं, कभी वो दूसरे खेल खेल रहे हैं। किसान के आखिरी छोर पे जाने वाले कोई नहीं है। तो आज भी किसान वैसा ही है जैसा पहले सरकार में था, या पहले उससे भी पहले वाली सरकार में था? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन। सही बोल रहे हैं सर? बिल्कुल। जबकि भजनलाल जी जैसे व्यक्ति, हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जो है, इस बात को हमें गर्व था कि किसान है। मूलतः वास्तव में शुद्ध भावों का व्यक्ति है, लेकिन बदलने का इनके हाथ में भी नहीं है। जब तक
ये पूरे धरातल को सिस्टम। अब आप देखिए हमारे कृषि मंत्री जी हैं, बहुत मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, 3 मीटिंगों में मुझे सुनने के बाद कहा कि मुझे गर्व है कि राजस्थान में ऐसा किसान है। तो तीनों ही बार मेरे से नंबर लिए, आज तक भी बात नहीं की। ये अब सर इंटरप्ट करूंगी छोटा सा। आप देख रहे हैं ये हमारे देश का समृद्ध किसान है जो दूसरे लोगों को भी खुद की तरह बनाना चाहता है, क्योंकि ये जेलिसी फील नहीं करता है, ये सोचता है मेरा जैसा सब हो। सही बोल रही हूँ जी बिल्कुल। उसके बावजूद क्या होता है, ये कृषि मंत्री हमारे किरोड़ी लाल मीणा जो तारीफ तो बहुत कर देते हैं, ये रियल बात है सर जी, बुरा नहीं मानिएगा, और बुरा माने तो उसे काम करके दिखाइएगा। ये किरोड़ी लाल मीणा जी से आग्रह है कि वो बात तो सबकी सुन लेते हैं, क्योंकि वो बैठते हैं वहां एयरपोर्ट पर भी और अपने घर पर भी, आवास पर भी बैठते हैं। बात तो सबकी सुन लेंगे पर काम कहाँ हो पाता है। इनकी तारीफ हो गई 3 बार, इनका नंबर ले लिया 3 बार, पर इनसे बातचीत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई सर? अगर आप इनसे बात करें तो कितना गरीब किसान है जो कितना समृद्ध हो सकता है हमारे राज्य का, पर कोई चाहता ही नहीं है। यही दिक्कत है। इसका मतलब गहलोत सरकार में जो सब कुछ था वो आज वैसा का वैसा आज भजनलाल सरकार में भी चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। मेरे पास में दुनिया के अनेक देशों से और पूरे भारत से एवरेज 100 लोग दिल्ली खेती देखने और सीखने के लिए आते हैं। मैंने मॉडल दिया है जो स्वतः प्रेरित। मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से कहा कि दुगने की क्यों बात कर रहे हैं, मैं 10 गुने के रास्ते जानता हूँ। जानता नहीं हूं, मैं उन रास्तों पे चल रहा हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा एक भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल देता हूँ। अभी जो बाड़मेर कलेक्टर है वो एग्रीकल्चर की सेक्रेटरी थी पहले, वो मेरे फार्म पे आई, पूरी टीम आई। भारत सरकार की तरफ से एक जिले में 3 सेंटर खोले गए ऑर्गेनिक खेती के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि तो राजस्थान स्तर के व्यक्ति हैं, आपने इनके फार्म पे वो सेंटर क्यों नहीं खोला? तो अधिकारियों के साथ जो खोल देंगे। वो जब तक रही रीछ के मर गई। मुझे जितनी शिकायतें करनी थी करके थक गया। वो सेंटर ऐसे लोगों के यहाँ खोला गया जिनके यहाँ पूरी रसायन से खेती होती है। ये जब चाह करके भी लोग, नीचे के लोग कहते हैं हम तो पैसे दे के आते हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा सिस्टम। तो ये कृषि विभाग और सरकार नहीं समझेगी, तब तक इनके तंत्र को नहीं तोड़ा जाएगा तो किसान तक बात ही नहीं पहुंचेगी। तो हम कह रहे हैं कि किसान के खेत में तुम स्कूल खोलो और किसान से ही किसान की ट्रेनिंग कराओ। आप देखिए, मैं कह रहा हूं 2 साल में तकदीर और तजवीज दोनों बदल जाएंगी। खेती में लंबा चौड़ा ज्ञान है ही नहीं, इतना सहज और सरल है कि मैं गारंटी से देता हूं कि एक गाय जो है वो 10-20 बीघा खेत वाले किसान की तकदीर नहीं बदलते। 1 रुपया उसको बाहर से खर्च नहीं करना पड़े। मैं चैलेंज करता हूं। और सरकार पर पैसों के लिए निर्भर भी नहीं रहना, कुछ नहीं रहना पड़ेगा। किसान सरकार का पैसे भारत के इतिहास में कभी रहे नहीं। हम क्यों मांगे सरकार से? सरकार को देना जानते हैं, हम लेना जानते ही नहीं है। बात है सर। जो लेना जानता है वो किसान नहीं है, भिखारी है। और भिखारी जो है किसान के स्वाभिमान में ही नहीं है। सदियों से मैंने किसी भी कालखंड में कभी किसान 1 रुपया दान का किसी सरकार से नहीं लेता था। जो देता था पूरे गांव का पोषण करता था। आज कुछ नहीं करता, फिर भी भिखारी। आज गांव के खाती कुमार, छिपा, धोबी, मणियार सबको देता है क्या? नहीं देता, फिर भी कह रहा मैं भूख मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको जो आत्मनिर्भरता थी, उसका जो स्वावलंबन था, उसको षड्यंत्र करके खत्म कर दिया। इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी होने वाला है। एक सबसे ज्यादा किसान को नुकसान पहुंचाया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस मनरेगा ने। हाँ, मनरेगा ने किसान की कमर तोड़ डाली है। अब आप देखिए, मुझे आज गांव की स्थिति ये है, शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री और हॉस्पिटल फ्री। सब ऐसी कौन सी चीजें जो फ्री नहीं मिल रही है? नरेगा में 500 रुपए फ्री। तो मुझे बताइए, सब कुछ गांव में जब फ्री मिल रहा है तो एक गांव का व्यक्ति काम करने क्यों आएगा? काम नहीं करेगा तो खेती कैसे होगी? ये वास्तविकता है। मैं कह रहा हूं शिक्षा फ्री दो, चिकित्सा फ्री दो, ये मूलभूत अधिकार है। ये दोनों तो फ्री दो। अनाज फ्री दे रहे हो आप, 500 रुपए फ्री दे के खिलाफ है, राशन के खिलाफ 101% खिलाफ। नपुंसक बना रहे हो उनको, पौरसीनता। गांव में बैठे ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं, पर 500 रुपए मिल रहे हैं, 300 की दारू पीते हैं, 2 के घर में खर्च कर देते हैं। क्यों जाए काम पर? मेरे गांव में ये पोजीशन है कि आप 700-800 रुपए पर डे के देकर के भी आप किसी को मजदूर नहीं ला सकते। हमारे यूपी बिहार से भरे हुए लोग हैं, उनको पकड़ के लाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो पैर घिस के चलते हैं, 6 घंटे पूरा काम नहीं करते और 700 रुपए ले जाते हैं। फिर लोग कह रहे हैं साहब ऑर्गेनिक खेती की लागत कैसे बढ़ गई? तो स्वाभाविक रूप से बढ़नी है, क्या करेंगे हम? और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कह देना चाहता हूं। आप देखिए
एक षड्यंत्र बड़ा खतरनाक हो रहा है, ये ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक वाला। इस देश में ऑर्गेनिक शुद्ध से शुद्ध खा रहा है, वो भी उतना ही बीमार पड़ रहा है जितना रसायन वाला पड़ रहा है। इसका मूल नहीं समझ रहे लोग। हमने उत्पादन पे तो फिर भी ध्यान दिया कि बेईमानी जम के हो रही है, क्योंकि सबका सब जितना सर्टिफाइड मामला चल रहा है वो सब झूठ पे आधारित चल रहा है, सब कंपनियों का। मुझे 3 कंपनियों ने सर्टिफाइड कर रखा है, एक ने भी आज तक 100 ग्राम नहीं खरीदा मेरे से। ऐसे ही वो सर्टिफिकेट बनवा करके लोगों के, हम कहते हैं हमारे गांव के लड़कों को रख लेते हैं, वो कहते हैं भाई साहब थाको कहीं बिगड़े, माने चाल बात माँ की ध्यान की पक है, तो मैं भी चुप हो जाऊं कि भाई ठीक है, कोई गल पेट पर लात मर जैसी। तो ये सब बातें देख करके ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक से पहले हमें प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। आज गांव गांव में, खेत खेत में, घर घर में आप प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर दो, छोटे स्तर पे, जो बैल से चलने वाली है। आपके राजस्थान में 1 रुपया का दवाई का खर्चा नहीं होगा, मैं चले से कहता हूँ। ऑर्गेनिक का अर्थ स्वाद नहीं है, ऑर्गेनिक का अर्थ है शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखें। और मन और स्वस्थ तब स्वस्थ रहेंगे जब आपके भोजन में प्राण ऊर्जा होगी। बिजली का बेसिक सिद्धांत है ऊर्जा का, ऊर्जा ट्रांसफर में होती है, खत्म नहीं होती है। सब कुछ आपका बिजली से, कपड़े बिजली से, भोजन बिजली से। तो उतर क्या रही है आपके मन और शरीर में? बिजली, जो नेगेटिव और निर्जीव और नकारात्मक है। उसकी जगह उतरनी क्या चाहिए? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा कब उतरे? जब प्राणी काम करे। तो प्राणी तो है ही नहीं, सब मरे पड़े, मशीनें सारी काम कर रही हैं। हाँ, तो मशीन की जगह प्राण ऊर्जा है, वो बैल चालित हो। अच्छा, अरे सर ये तो अब गजब कह गए। सुनिए, मैंने लगा रखी, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कहता हूँ आपसे। मैंने कहा कि मैं पढ़ी सुनी बातें नहीं कहता हूँ, मैंने बैल से चलने वाली आटा चक्की लगा रखी है। और सर लोग तो कहते हैं कि तकनीकी को लो, तकनीकी को अपनाओ। किसान जब तकनीकी को अपनाएगा तब ज्यादा वो, मैं भी आज तक यही कैमरे पर बोलती आई हूँ। पहले लोगों ने एक धारणा बनाई, इन तथाकथित साइंटिस्टों ने भी, कि तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ा लो, तुम चांद पे चले जाओगे। और क्वांटिटी घटाने के बाद भी आत्महत्याएं हो रही है। क्वालिटी का सत्यानाश कर दिया। इस क्वालिटी को सत्यानाश करने से देश में नपुंसक लोगों को तैयार कर दिया। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी कम हो, क्वालिटी घट गई। और क्वांटिटी से उसकी लागत, क्वांटिटी जो इनकम आ रही है उससे ज्यादा लागत आ गई। तो उससे फायदा क्या हुआ? सवाल क्वांटिटी और क्वालिटी का नहीं है, सवाल ये कि आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। आपका रुपया खेत से बाहर नहीं जाए, 1 रुपया खेत से बाहर नहीं जाए। तो सरकार को इस मनरेगा को चाहे जितना प्रॉफिट दे, हमारी तरफ से सबको फोकट में दे, लेकिन मनरेगा को किसानी से जोड़ दे। ये हम हर सरकार को कह के थक गए हैं, कोई सरकार नहीं सुनती, क्योंकि उनको पता है जोड़ते किसान का भला हो जाएगा। और भला कोई सरकार नहीं चाहती, कोई नहीं चाहती। किसान का भला जो है, चाहे तो ये कुछ राज, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि राम और राज के रास्ता सिर के ऊपर से होता है। राम और राज जो चाहे वो कर सकता है, यदि करने की उनके मन में इच्छा हो। अब इच्छा ही नहीं हो कि फॉर्मेलिटी हो, वोट बस ठीक है इसके हिसाब से करना है तो करते रहो। तो सर हमें इनसे, वर्तमान मुख्यमंत्री से हमें अपेक्षाएं हैं कि अभी भी, क्योंकि से अवसर मिलेगा तो हो सकता है जब कृषि मंत्री जी का इनका आपस में कोई तालमेल नहीं। कृषि मंत्री जी ने एक भले आदमी, मैं उनकी आलोचना करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कृषि मंत्री से किसान का कोई भला होगा ऐसी उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब बातें जो है हमें इनसे आशा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो थोड़ा सा इस पे और ध्यान दे लें। वो दुगनी वाली रट तो अब बंद हो गई उनकी, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई नया रास्ता खोज के लाए, नई बात लाए, तो ये देश जो है किसान के बिना। किसान सम्मान निधि के पक्ष में है? नहीं, किसान सम्मान निधि जो है वो एक बात हमने उनसे कही ना, मैंने जब मिला हमने उनसे कहा कि आप देखो, आपको बहुत बारीकी बात बता रहा हूँ मैं, ये डीएपी यूरिया रसायनों के नाम से जितनी सब्सिडी हो रही है इसमें उच्चतम स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है। फैक्ट्री में 1000 कट्टे डीएपी तैयार हो रही है, बिल 10,000 का कट रहा है। देख लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। और सर गलती आप लोगों की भी तो है कि किसान बोलता ही नहीं बोले क्या, और इसमें किसान पेट भरे बोले। ये तथाकथित जो घूम रहे हैं चौका पहन करके किसानी का, वो तो उनके आपस में संबंध है, वो तो कभी इस पाले में कभी उस पाले में। तो कौन बोले? किसान तो खेत में काम करता है। अब मुझे कितनी मीटिंगों में बुलाते हैं, मैं नहीं आ पाता। अब आपका सने में आपके जो है आपका जो काम है और आपका जो अपनत्व है उससे मुझे खींच के ले आया। अब आज में कम से कम 700-800 रुपए दिहाड़ी का मजदूर आया गया, आप बताओ किसान कैसे भोगे पड़े? तो ये सब बातें सोचने की बात पड़ेगी। तो हमने कहा उनसे कि आप ये पूरा पैसा
इसको किसान के खाते में डायरेक्ट डिवाइड कर दो। 1 एकड़ में 8,000 रुपए प्रति वर्ष आते हैं। पूरी डीएपी यूरिया की टोटल सब्सिडी आप सीधे किसान के खाते में डाल दो। जिसको जो खरीदना है वो खरीदे। तो जिसके वो जो डीएपी यूरिया के मूल भाव रकम में चली जाएगी, उसकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, तो वो आदमी ऑर्गेनिक की ओर, बिना जहर की खेती की ओर आ जाएगा। जब ऐसे उस वक्त हमारी जरूरत पड़ेगी, फिर वो हमसे सीखेगा, देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये पेट्रोल डीजल जो है वो 1,000 रुपए लीटर हो जाए। सुन रहे हैं सर जी क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत क्लियर कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। और ये बिजली प्रणाली, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा 6 घंटे बिजली किसान को दे रहे हो आप, 4 घंटे 3 घंटे दो। लोगों को पानी कब देना कब नहीं देना पता ही नहीं है। जब आया मीटर दबा दिया। मैंने पूछता हूँ, बरसात बरस रही है, ट्यूबवेल चल रहे, भाई फ्लैट रेट है ना कि यार बिल तो वो आएगा ही। उनको पता ही नहीं पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसानों को कह देना चाहता हूं कि जब शाम को 4-5 बजे यदि आपकी फसल और आपके पौधे मुरझा रहे हैं तो पानी दो, नहीं तो मत दो ही मत। ज्यादा पानी देना भी फसल के लिए नुकसानदायक है। आपको दिन भर पानी पिलाते रहेंगे तो क्या आपके लिए उचित है? नहीं। आपको भोजन कराते रहेंगे तो क्या उचित है? तो अनावश्यक जितने भी जो चीजें हैं वो हानिकारक है। इसलिए बार बार पानी से, बरसात का पानी इतना गुणकारी होता है कि बरसात होने के बाद कई दिनों तक, जब तक मुरझाए नहीं फसल, तब तक पानी कायदे से देना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है ऐसा बहुत सारा कितना किसान होगा जो ये बात नहीं जानता है जो आपने अभी बोल दी? 90% नहीं जानते, 95% नहीं जानते। सर किसान है ही नहीं ना, मैंने कहा 5% 10% है किसान। और बाकी लोग क्या है? बाकी के लोग बस साइड बिजनेस है, कि अरे यार काई कोनी मिलो काम करवा में तो आप किसान ही बन जाओ। ले आते हैं, पकड़ के ले आते हैं, बैठे रहते हैं, खेत से होके चले जाते हैं। कुछ पीढ़ियों वाले किसान, तथाकथित किसान। अच्छा, राजस्थान में 5 कमियां क्या है किसानों की, अगर मैं आपसे पूछूं? किसानों में जातिवाद का जहर घुला हुआ है। किसानों में भी शुरू? हाँ, शुरू में ही किसान तो और तो नहीं है। ये जब आग लगती है ना, जब वोट का फैसला, क्योंकि तकदीर तो वोट लिखता है, उस दिन वो जातिवाद पे होता है। बाकी के 4-5 साल में वो कभी नहीं होता, 2 दिन में जातिवाद होता है। दूसरा ज्ञान का अभाव, ज्ञान का आदान। पहले किसान जब संगोष्ठी का होता था, गाय के सानिध्य में चर्चा, ज्ञान की चर्चा। अब गाय है ही नहीं, तो ज्ञान का अभाव हो गया। और गाय का जाना सबसे बड़ा दोष है। गाय का ज्ञान लुप्त होना ही किसान का पतन है। आज किसानों के पास गाय कम है ही नहीं। देसी गाय तो गिनती के किसानों के पास है। और देसी गाय जब तक किसान को नहीं समझ में आएगी, भगवान भी किसान को बचा नहीं सकता। बहुत क्लियर है, कोई नहीं बचा सकता इस सृष्टि को और इस देश को, और इस किसान को सिर्फ गाय बचा सकती है। क्यों? क्योंकि धरती बचेगी तो प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। और प्रकृति कब बचेगी, धरती कब बचेगी? जब गाय बचेगी। गाय से धरती बलवान, और धरती से प्रकृति बलवान, और प्रकृति से हम बलवान। ये सर्किल है। एक चीज नहीं समझ में आए तो कुछ भी समझ में नहीं आए। तो ये पूरे सर्किल को समझना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला पेचीदा है, कुछ भी नहीं होगा। अब आप देखिए कि मनुष्य, मैं तो कह रहा हूं, सब अज्ञानता में डूबे घूम रहे हैं। आप किसी पीएचडी वाले, मेरे पास पीएचडी के विद्यार्थी भी आते हैं, यूनिवर्सिटियों से भी आते हैं, बल्कि अनपढ़ हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप जो है, आपका शरीर किससे बना है? तो आज देखिए, शरीर कोई का जाति से बना है, किसी का धर्म से बना है, और किसी का हार्ड मास से बना है। 99% इस देश में लोगों को पता नहीं है कि शरीर 5 तत्व से बना है। वेरी गुड। और 5 तत्वों में से कौन सा तत्व किससे निकला है, ये तो 99.9% लोगों को नहीं पता। और दुनिया में, पूरी सृष्टि में कोई भी प्राणी अपना इलाज कराने हॉस्पिटल में नहीं जाता है, ये बुद्धिजीवी जाता है, मनुष्य। कपड़ा फटता है तो उसकी रिपेयरिंग लोहे और लकड़ी से करेंगे, कपड़े से करेंगे। विज्ञान ये कहता है कि जो चीज जिससे बनी है उसकी रिपेयरिंग उसी से करो। तो मनुष्य का शरीर जब 5 तत्व से बना तो उसकी रिपेयरिंग 5 तत्व से क्यों नहीं? मैंने पूरा घर गाय के गोबर से लिपा है। अब जर्मन और जापान के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। मैं कहता हूं, मैंने 3 साल इस पे शोध किया, पता लगा कि कोई हानिकारक कीटाणु उसके ऊपर बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। भोपाल त्रासदी कांड इसका एग्जाम्पल। और तीसरा, ये प्राण 24 घंटे प्राण ऊर्जा देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है, क्योंकि दीवारें जिंदा है। टोटल दुनिया में खेल ऊर्जा का है।
मनुष्य के शरीर में रोग नहीं होता। मैं चैलेंज से कहता हूँ, आधुनिक विज्ञान, दुनिया में किसी भी व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं होता, उसके मन में होता। आप घर में इसलिए बंधी हुई हैं कि आपका मन बंधा हुआ है। मन को हटा लीजिए, कोई घर वाले नहीं। सब खेल मन का है, और मन को ठीक करने के दो तरीके हैं जो मैंने जोर की ढाणी में लोगों को दिए, जिसको देखने समझने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और वो दो तरीके हैं कि एक तो आप अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। इस देश का दुर्भाग्य उस दिन लिखा गया जिस दिन लोग कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे सुंदरता से लाने लगे। ये तीनों चीजें गुणवत्ता से आनी चाहिए। तो पॉजिटिव ऊर्जा कब आएगी? जब आपकी दीवारें, आपके पेड़ पौधे, आपके घर में गाय की घी का दीपक, तब आपके घर में गाय की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो या चाहे प्रत्यक्ष हो। शहर में रहने वाले गाय नहीं बांध सकते, तो गोबर का कुछ आइटम रखें, घी का दीपक जो है शाम को गाय का जलाएं। नेगेटिव ऊर्जा अपने आप घर से बाहर चली जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी। दूसरा जो काम है, शुद्ध प्रोसेसिंग पे आपको जाना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में, मोहल्ले में आप कभी जाके देखें आटा चक्की जो चल रही है, उसमें आप 5 मिनट हाथ दे के बैठ सकती हैं? गर्म होता है, आग उगलता है, हाँ, जल जाएगा। हाँ, तो क्या प्रोटीन और गुणवत्ता बचती? फुर्सत ही नहीं है किसी को। ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी गाड़ी और बड़ी कोठी से पिंड छूटे तो खाने की बात करें। खाने का मतलब ही नहीं रहा। आज शादी ब्याह में देखिए आप, 90% लोग बिना हाथ धो के खा रहे हैं और जूते पहन। भारत के किसी कालखंड में, किसी इतिहास में कभी भी जूते पहन करके भोजन नहीं किया गया, गरीब से लेकर के अमीर आदमी तक के यहाँ। अब सब लोग जूते और चप्पल पहन के खा रहे हैं। बफर सिस्टम है सर, तो बफर सिस्टम में ये पतन है। एक दार्शनिक ये कहता है कि किसी समाज को समूल नष्ट करना हो तो 3 काम कर दीजिए। कौन से 3 काम? भाषा, भेष और भोजन बदल दीजिए, शब्द खत्म हो जाए। अणु और परमाणु की जरूरत नहीं है, तलवार और बंदूक की जरूरत नहीं है। और ये भारत का दुर्भाग्य ये है कि जो जितनी बड़ी स्पीड से इनको बदल रहा है, वो बड़ा आदमी बनता जा रहा है। इस देश को महिलाओं ने, साधुओं ने जिंदा रख रखा है, वरना तो ये चांद पे कब का ही चला जाता। उन्होंने अपनी बातों को कुछ पकड़ रखा है। आज साधु भगवा होगा तो साधु है, चाहे भगवान से बात करे जींस पहन करके तो कोई प्रणाम नहीं करेगा। तो भेष को हमारे यहाँ जो है, भाषा का अपना महत्व है और हमारे भोजन का अपना महत्व है। अब भोजन उकड़ू बैठ के करना चाहिए, लोग खड़े कर रहे हैं, टेबल कुर्सी पे कर रहे हैं। उकड़ू बैठ के भोजन करो, उकड़ू बैठ के जंगल जाओ, आधी बीमारियों से मुक्ति पाओ। और आप षड्यंत्र देखिए, आप मात्र सकते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। मैं आपसे, मैं अभी ऑनलाइन भी मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मुझे पूरे देश के, मैं मात्र शक्ति से एक बात कहता हूँ कि इस बाल खोलने का एक फायदा गिना दे, मैं मुंह मांगी इनाम दूं। खोलने, बांधने के 1000 फायदे। आप बहुत सुंदर लगेंगे जब, क्योंकि सुंदरता का अर्थ होता है कि भीड़ से अलग खड़ा होना, आपकी तरफ लोग देखें। सुंदर, सौंदर्य का प्रसाधन इसलिए होता है कि लोगों का अट्रैक्शन रहे। तो अट्रैक्शन बांधेंगी तो कोई नहीं बांध रही ना, तो आप सब में अलग नजर आएंगे, आपकी सुंदरता 1000 गुना बढ़ जाएगी। और सुंदरता नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी जो है वो निरोग हो जाएगी। ये 5 बंधन है मात्र से। कभी मात्र शक्ति के नाखून के बराबर पुरुष कोई कल्पना ही नहीं कर सकता समानता के मतलब, कोई समानता नहीं। एक पुरुष होकर इतनी बड़ी बात। हाँ, मैं निश्चित कह रहा हूं, कहीं नाखून के बराबर भी पुरुष का सामर्थ्य नहीं है। कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, लेकिन उनको अपने हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। 2 चीजें, 3 चीजें से षड्यंत्र में, एक तो रसोई का प्लेटफॉर्म खड़ा बना दिया, उन महिलाओं को भगवान भी नहीं बचा सकते, उनको डैमेज होना ही पड़ेगा। से खड़ा ही होता है। हाँ, बस तो यही तो, किस कालखंड में था, किस युग में था, कब था, कौन सा इतिहास है। और खड़ा होना बुरी बात नहीं है, स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ दिया, छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते आप। ये अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? नीचे बैठ करके भोजन बनाओ, रोग आ जाए तो मेरे पे क्लेम करो, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, कैमरा कह रहा हूँ। और दूसरा, खुले बाल और ये कंपाउंड लेटरिन बाथरूम, ये वाली बात तो सही बोली। ये मौत के महिलाओं के पैगाम है। पुरुषों को नपुंसक बनाने का एक बहुत बारीकी षड्यंत्र है। 52 के टेम्परेचर में जूते और जुराब पहना दिए। कब थे, क्यों आए? और पहनाना बुरी बात नहीं है, स्टेटस सिंबल के साथ पहना दिया। मतलब इस समय में पुरुषों को सॉक्स और शूज नहीं पहन, कोई भी पुरुष से महिला, कोई किसी को नहीं पहन। पहनना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आयुर्वेद कहता है कि टखने से नीचे पूरा सिस्टम काम करता है। और इसको दिन भर सड़ाया गलाया जाता है।
और उस बदबू को उन छिद्रों के द्वारा पल्वित और पोषित पूरी बॉडी को किया जाता है। अब आप निरोग रहने के कौन से मंत्र जानते हैं? क्यों? कब पहने गए? कभी नहीं। कब आगे किसकी देखा देख? मैंने कहा ना कि भाषा मत छोड़ो, भेष मत छोड़ो, भोजन मत छोड़ो, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए जहां तक हो सके अपनी जड़ों को, पेड़ों से प्रेरणा लो। पत्तियां बदलते हैं, टहनियां बदलते हैं, लेकिन रूट्स नहीं बदलते। क्या बात। और हम तो रूट्स बदलने में लगे हुए, इसलिए पतन तो निश्चित है। उसके बचने के लिए एक ही रास्ता है कि इसी को मान करके मैंने जोर की ढाणी की एक नींव डाली। मैं छोटा सा अदना सा किसान था। मैंने कहा कि अपने सामने मैंने बच्चों को मेरे बच्चे जो है देश विदेश में शिक्षा लिए। मेरा बड़ा बेटा इंटरनेशनल घुड़सवारी करता है, राजस्थान की टॉप नस्ल के घोड़ी 20-20, 25-25 लाख रुपए के घोड़ी पालता हूँ। उससे छोटा बेटा यहाँ नेशनल कबड्डी खेल के गया, इंग्लैंड की टीम से कबड्डी खेल रहा है, 6 फुट 2 है। सब गबरू जवान बन गए गायों का दूध पी कर। बेटी लॉ कर रही है और उसने 95% से 12th किया, क्लेट क्लियर किया और वो लॉ कर रही है। छोटा पायलट की तैयारी कर रहा है। तो सब बच्चे गायों की कृपा से, किसानी से। मैं 1 रुपया कमाने बाहर नहीं गया। स्कॉर्पियो से लेकर के सब तरह की गाड़ी, ट्रैक्टर सब मेरे पास है। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सब बताइए ना, सुनिए ना, अब अंतिम सवाल मेरा आपसे यही है। तो फिर बताइए कि किसान को किसकी जरूरत है? सरकार को उनकी क्या सुनिए और किसान को खुद की क्या सुनिए? किसान के घर में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, आपसे भी कह देना चाहता हूँ, उनके बात पहुंचे तो हर किसान को गाय, देसी गाय के पालने पे इनको अनुदान देना चाहिए, लालच देना चाहिए किसान। गाय आधारित खेती करनी चाहिए। जैविक जो है ना, सब बकवास है। ये केचुए जो लाए ना, मैंने गहलोत साहब से कहा था, मैंने कहा आपकी पूरी मशीनरी को चैलेंज देके कहता हूँ, इनके कहने से, इनके तरीके से, और आज आपके माध्यम से कहता हूँ, ये सरकार लिस्टिंग बनवा ले। इन सरकार के अधिकारियों से खरबों रुपए खर्च करने के बाद 20-100 लोगों की लिस्ट बनवा दे जो इनके कहने से उनकी तकदीर बदली हो। कोई सब्सिडी खा गया होगा, इनके अनुदान को खा गया होगा, इनकी चीजों को खा गया होगा और अपने आप को इनके आकर के इनकी मारनी गा के चला जाता होगा सरकारों की, वो अलग विषय है। लेकिन इनके ज्ञान से, इनके योजनाओं से किसी किसान की तकदीर बदली, उसका नाम बता दें। एक भी नहीं है? एक भी नहीं है आज तक की सारी सरकारों? बिल्कुल सब सरकारों में। ऑर्गेनिक खेती में एक भी नहीं है। ऑर्गेनिक खेती में एक, क्योंकि ऑर्गेनिक इनका फंडा ही गलत है। जिनको केचुआ कह रहे हैं वो केचुआ ही नहीं है। ICNPTDA को इन्होंने केचुआ बना दिया, उसका व्यापार शुरू कर दिया। केचुए के 16 लक्षण होते हैं, उनमें एक भी नहीं है। हाँ, केचुआ मिट्टी में रहता है, 15 फीट नीचे जाता है, 15 फीट दूसरी साइड से आता है, वो मिट्टी में मर जाता है, वो वाला। हाँ, जिसको केचुआ बना रहे हैं। तो ये षड्यंत्र है इनका। तो सर सुनिए ना, फिर तो किसान को बहुत बड़ा मूर्ख बनाया है। हाँ, और वो बेचारा सोच के बैठा है। मैं इसीलिए आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप जैसी प्रतिभाशाली और जिसपे हमें नाज, आप जैसी जो बेटियां इस देश का हम बीड़ा उठाएंगी ना, तो ये बात गांव-गांव तक पहुंचे। मैंने कहा ना कि ज्ञान का अभाव है किसान को। वो जाति पंथ में बंधा हुआ बैठा है, वो खेती का ज्ञान जानता नहीं है। और आप देखिए सबसे बड़ा जो मजाक है वो ये कि किसान को ज्ञान वो दे रहे हैं जो कभी किसान रहे नहीं, कभी किसान रहे ही नहीं, जो कभी खेत जाते ही नहीं है। चाहे वो ऑर्गेनिक का देने वाले लोग हैं, कुछ लोग दुकान बना करके और बिना साइंटिस्टों के, बिना सरकारी नुमाइंदों के भी कुछ घूम रहे हैं, और बाकी तो ये घूम ही रहे सरकारें। इनके मेलों का कोई अर्थ नहीं है, इनके खेलों का कोई अर्थ नहीं है, और इनके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो किसानी में, कृषि विभाग में किस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं? सब तरह से, क्या कोई मतलब ही नहीं है। जिनको जिनके यहाँ चयन होना चाहिए उनका चयन नहीं होता है, और इन कुंडली मार के दोनों सरकारों में वही लोग बैठे रहते हैं। किसकी स्कीम? आज भी गांव में जाके मैं आपके माध्यम से सरकार से कहता हूं कि आप गांव में चले जो 90-95% गांव का किसान ये कह दे कि मेरे यहाँ कृषि विभाग का ये एम्प्लॉय है, मेरे यहाँ आता है, तो मैं चैलेंज करता हूँ। कोई अधिकारी नहीं जाते हैं? कृषि मंत्री अधिकारी की तो बात ही छोड़ो साहब, कर्मचारियों तक का अभाव रहता है। अधिकारी तो, मैंने कहा ना, वो डॉक्टर गोपालन को मैंने कहा पहली अधिकारी है जो जयपुर से चल के मेरे जैसे किसान के आई है, बाकी किसानों की तो छोड़। जबकि उन्होंने सीधा कहा कि मुझे उनके यहाँ जाना है, उनके थ्रू आते तो ठंड कुछ नहीं था, लेकिन आने के बाद भी उनके द्वारा कहीं भी बात को वो लागू नहीं कर सके। तो बाकी के अधिकारियों की तो हम औकात ही क्या समझे। तो ये सब बातें सरकार को समझनी पड़ेगी। तो अगर देश का किसान, प्रदेश का किसान सरकार पर निर्भर है अपनी तरक्की के लिए, तो उसके बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बिल्कुल, और ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला।
तो जब तक ऑर्गेनिक खेती कितनी होती होगी राजस्थान? नहीं, इस सरकार सर्टिफिकेट वालों में तो 99% नहीं है। नहीं तो सब हम रसायन ही खा रहे हैं क्या? सब बिल्कुल हम सब नहीं, सब किसान नहीं, इसमें अभी जो जाग रहे हैं, जो अपनी मर्जी से खेती कर रहे हैं, उनमें अभी 5-7% लोग ऐसे हैं जो बिना सर्टिफिकेट के भी खेती कर रहे हैं। उनका अनाज जो है उनके खेत से उनके नाम से बिक रहा है। ऐसा मेरे मोबाइल में करीब 1.25 लाख 1.5 लाख लोग बैठे हैं, पूरे देश के लोग जो है। मैं ऐसा 70-80% पूरे भारत को घूम चुका हूँ, देश के किसानों को देख चुका हूँ, और राजस्थान के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। तो ईमानदार लोग भी, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सब बेईमान लोग हैं, बहुत सारे लोग। अब नई जो पीढ़ी आ रही है वो ईमानदारी की ओर चल भी रही है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पर इसमें भी एक षड्यंत्र हुआ। गहलोत साहब ने 1-2 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ की सब्सिडी रखी थी। तो मैंने एक अधिकारी से, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो सब हाथ पैर मार चुका हूँ, मुझे तो ये प्लांट लगाने के लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो कहा कि आपके लिए थोड़ी है, ये तो योजनाएं हैं। मतलब मैंने उनसे कहा कि तुम इसको बैंक से मत जोड़ो, डायरेक्ट दे दो हमें सुविधाएं, हमारे पैसे से लगा लेंगे। आप ये बिजली की ये सुविधा आ रही है, सब्सिडी की सुविधा आ रही है, हमें सीधी दे दो करना। और बैंक के किसान जा नहीं सकते, बैंक तो उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए नहीं। ना 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 ना, किसानों तो से सरकार तो कहती है बनाया है किसान। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। किसान से लोन लेता है तो क्या पट्टा, तो फिर किसान के पास पट्टा होगा तो फिर किसान किसानी कैसे करेगा, फिर वो उद्योगपति बन जाएगा। तो इतनी अड़चने बैंकों की कि किसान नहीं पूरी कर सकता, और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता। पढ़ा लिखा भी नहीं है। पढ़ा लिखा तो फिर आप जैसे लोगों को हम सहायता ले लें, लेकिन मोटी बात है ना कि उनकी खाना पूर्ति हम नहीं कर सकते, तो उद्योगपति करते हैं। तो फिर हमारी योजना हमारे लिए है ही। मतलब कितना किसान प्रदेश का, अपने राजस्थान का बैंकों तक पहुंचा होगा सर? नहीं, बैंकों तक वही किसान पहुंचे जो तथाकथित किसान है। न्यूनतम किसान तो बहुत कोई 2-4-5% पहुंचे। ये है रियलिटी। हाँ, ये बैंकों का फायदा, सरकारी स्कीमों को फायदा, वो तथाकथित किसान ही ले रहे। आज तक मैंने 1 रुपया सब्सिडी नहीं लिया, मैं चैलेंज देके कहता हूँ आपके माध्यम से, 1 रुपया नहीं लिया, 1 भी अनुदान नहीं लिया मैं, क्योंकि मैं इस लाइन में ही नहीं खड़ा हूँ। मैं जाऊं, उनकी फॉर्मेलिटियां करूं, उतने में खेत में काम करूं, क्यों जाऊं? मुझे तो नहीं जाना। मुझे तो, क्योंकि मेरे 7 पीढ़ी में किसी ने लिया ही नहीं कुछ अनुदान से। मैंने फवारे जो बनते खेत में, जो स्प्रिंकलर रखते हैं, उनकी सब्सिडी भी नहीं ली आज तक। किसी ट्रैक्टर के एक पार्ट्स पे मैंने सब्सिडी नहीं ली। से खा जाते होंगे ना बीच में। सब्सिडी वाले नहीं खाए, नहीं खाए, मैं लाइन में ही नहीं लगा। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, अब तो खाने वाली प्रक्रियाओं पे काफी, जो मोदी जी आने के बाद इस देश में, ये सौभाग्य की बात है कि जो कुछ होता है वो सीधा आजकल आता है खातों में, इतना। लेकिन ईमानदार अधिकारी जो है, ऐसा नहीं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन ईमानदार लोगों की तुति नहीं बोलती है, उनकी बोलती है, क्योंकि वो सेटिंग से होते हैं। तो इसलिए ईमानदार अधिकारियों को सरकार आगे लाए। अच्छे जो लोग हैं, कृषि विभाग में भी बहुत अच्छे लोग हैं, काफी लोग हैं, लेकिन उनकी चलती कम है, उनकी उतनी मतलब जो है नहीं चलती जितनी उन लोगों की चलती है। तो वो जो कुंडली मार के बैठे हैं उनको वहां से हटाया जाए और लोगों को, अच्छे लोगों को वहां लगाया जाए और उनकी मॉनिटरिंग की जाए। और किसान की पाठशाला किसान के खेत में हो, किसान ही किसान को सिखाए, तो ज्यादा बात प्रभावी होगी। और गाय पे किसान को सब्सिडी दी जाए, गाय पालन सिखाया जाए, गाय आधारित खेती इस देश में कराई जाए, गाय अर्थव्यवस्था देश की होगी। तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि देश दुनिया का सिरमौर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कान सिंह जी को आपने सुन लिया अच्छे से, समृद्ध किसान है, यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुंचे हैं। अब सुनिए, सर ने खुद ही कह दिया अपनी बातों में कि इस राज्य के अंदर नौकरशाही किस तरीके से हावी है, चाहे वो बेचारा किसान ही हो, कृषि विभाग में भी किस तरीके से अधिकारी लूट रहे हैं, भ्रष्ट के भ्रष्ट भरे पड़े हैं। और मंत्री साहब को पता है और सीएम साहब को पता है, पर अफसोस कि हमारे बड़े बड़े नेताओं को, जिन पर सिर पर हम बिठा देते हैं, उन्हीं नेताओं को पता होने के बावजूद वो कुछ करते नहीं है। ये प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। इस प्रदेश में सर तो कह रहे थे, मैंने तो फिर भी 45 का, सर ने कहा 90% राजस्थान का व्यक्ति किसान से जुड़ा है, खेती से जुड़ा है। अब सोचिए, जब हमारा प्रदेश इतना खेती से जुड़ा है तो उसमें किसान को सबसे बड़ी गद्दी पर बैठना चाहिए, सबसे आगे बढ़ना चाहिए। हर नेता आकर ये तो कह देवा भाई साहब, नेता खूब खेवा माखंड आर मंचा पर कि मैं हूं किसान का नेता, मैं हूं किसानों का नेता, मैं ही भला करूंगा। अरे सर जी, तेजार था कि शक्ल देखो आईना में। सबसे ज्यादा जरूरत यही है, क्योंकि आकर बैठ जाते हैं, करते कुछ नहीं है ये लोग। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे? सर को सुन लिया है। किसानों से आज मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप सभी से, सर ने जो कहा है कि आज हमारे किसानों में भी कमी है, जो एवे गेवे इन लोगों के पीछे पड़े हैं,
आपको क्या करना है इनसे सुन लिया है। ऐसे ही मैं समृद्ध किसानों से आपको मिलवाती रहूंगी। खूब हो गया नेताओं की नेतागिरी करना और उनके इंटरव्यू लेना। कई बार जो लायक है उन लोगों से मिलवाना चाहिए। आप इन लोगों से सीखिए किस तरीके की आपको मदद चाहिए। आज तो मैं बोलूंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा आपको सर से कैसी मदद चाहिए। हम लोग आपके किसान होने मतलब जो भी किसान है उनकी कैसे मदद कर सकते हैं आप जरूर बताइएगा। और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। और आपके किसान जो है, कोई भी कभी भी समस्या हो आधी रात को मुझे कॉल करें, बात करें और आकर के देखें। झोपड़ी उनके लिए तैयार है और देखें, देख करके ज्ञान प्राप्त करें तो आपका हमारा मिलना, हमारी बातें करना सार्थक हो जाएंगी। और आपको मैं हृदय से, गहराइयों से आपको साधुवाद देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।